सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन यूपी भारत की इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन यूपी भारत की इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रदेश भर के सीबीएसई स्कूलों से जुड़े प्रबंधकों ने बैठक में हिस्सा लेकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन किया। बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे फीस विनियमन और सरकारी निर्देश, निजी स्कूलों की फीस संरचना और राज्य सरकार के नए दिशा निर्देशों को लेकर प्रबंधकों ने चिंता जताई। मान्यता और संबद्धता प्रक्रिया, सीबीएसई से संबद्धता, नवीनीकरण और एनओसी से संबंधित जटिलताओं को सरल बनाने की मांग की गई। पाठ्यक्रम और पुस्तकें, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव और नए पुस्तकों की उपलब्धता पर समय पर निर्णय लेने की जरूरत पर जोर दिया गया। सुरक्षा और बुनियादी ढांचा, स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और अन्य मानकों को लेकर सीबीएसई के निर्देशों पर चर्चा हुई। शिक्षण, प्रशिक्षण और वेतन योग्य शिक्षकों की कमी और उनके प्रशिक्षण वेतनमान को लेकर नीति स्पष्ट करने की मांग उठी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के हितों की रक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। बैठक में लिए गए प्रस्तावों को शिक्षा विभाग और सीबीएसई को भेजा जाएगा। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। इसमें मेरा ये कहना है कि कोई भी बैग 15 किलो के नहीं होते हैं। अगर जो टाइम टेबल स्कूल देता है, पेरेंट 15 मिनट लगा के टाइम टेबल के हिसाब से किताबें भेजें तो 15 किलो का नहीं होता है। एक दिन में क्लास में कितने पीरियड्स होते हैं, उतनी किताबें उतनी नोटबुक, ये 15 किलो नहीं होता है। बट रही बात बच्चों के फिजिकल फिटनेस का, तो आजकल के पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम सबको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। बच्चों को धूप ना लगे, सर्दी ना लगे, गीले ना हो, एसी में बैठे। तो जब बच्चों को हार्डशिप, फिजिकल हार्डशिप देंगे नहीं, बच्चा बाहर दौड़ेगा नहीं, तो वो 5 किलो का बैग भी नहीं ले पाएगा, 15 किलो तो दूर की बात। मैम, यूनिफॉर्म जो शब्द है वो इसलिए बनाया, यूनिफॉर्म बनाया इसलिए गया है कि अगर मेरे पिताजी की तनख्वाह 10,000 है और किसी की 1 लाख है, जब हम क्लास में बैठे तो हम एक से दिखे। तो जब आप ये समझें कि अगर वेंडर अलग है, प्रिंटिंग अलग है, स्टिचिंग अलग है, तो यूनिफॉर्म में से यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले ये होता था कि स्कूल में ही ये चीजें होती थी, लेकिन अब अलग अलग जगह, मतलब 2-3 स्कूल में हो गया। क्योंकि पेरेंट्स को ये लगने लगा कि यूनिफॉर्म और किताबों से स्कूल अपना फायदा कर रहे हैं, तो पेरेंट्स बिना सोचे उन्होंने आपत्ति जताई। तो स्कूल में, क्योंकि ये पैसा हमारे पास आता नहीं है, तो हमने तो अपने मनमाने तरीकों से रेट उसमें लगा के भेजते हैं। हम ये एक जो बुक्स में 40% या 30% डिस्काउंट होता है, जो वो बुक स्टॉल्स वाले वो भी नहीं देते, रेट टू रेट देते, जिसका प्रेशर पेरेंट्स पे पड़ता है। उसको लेकर क्या कुछ है, इसके लिए क्या स्कूल मैनेजमेंट कोई कदम उठाएगा फ्यूचर में? मैम, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक बुक वेंडर्स से, बुक पब्लिशर से बात करनी चाहिए। पर्टिकुलर एज वाइज, क्लास वाइज बुक की कीमत तय हो जानी चाहिए। थोड़े बुक्स इस समय हाई भी हैं क्योंकि एनसीएफ एनईपी चेंज हो रहा है, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, ज़्यादा पब्लिशर्स को रिसर्च कराने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा प्राइस हाई हुआ है। पर ये हम नहीं कर सकते, हम एसोसिएशन एक साथ इकट्ठा होकर गवर्नमेंट से इसके बारे में बात कर सकते हैं कि, लेकिन ये प्राइस तय करने का, जैसे वो प्राइवेट वेंडर्स हैं, तो हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम उनसे बोले कितने की किताबें करें। बट आई एम वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट कि गवर्नमेंट को इस पर बात करनी चाहिए और पब्लिशर्स के भी समस्या सुननी चाहिए कि हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं उनकी किताबें महंगी हैं। हो सकता है किताबों का रिसर्च कंटेंट, उसमें उतना उनका खर्चा लग रहा हो, तो ये ओपन प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, मैं अतुल श्रीवास्तव, संगठन की तरफ से ये कहना चाहूँ, आरटी एक्ट जो बना था बहुत अच्छे से बना था कि गरीब बच्चों को इसका लाभ मिले, लेकिन आरटी एक्ट 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ। एक्ट में जो चीज़ें थी उसमें था कि हम गरीब बच्चों को 25% प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेंगे और हम लोग ले भी रहे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला चला रहे हैं, जो भी एडमिशन आते देते हैं। लेकिन सरकार की खाली एक आरटी एक्ट में एक बात को फोकस करते हैं, पूरा एडमिशन लो, और उसमें 6 बातें ऐसी हैं जिनको भी उनको कंप्लायंस करना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए, तो सरकार ने उसमें कोई भी बात पर ध्यान नहीं दिया। 2013 में इन्होंने 450 रुपये महीना फिक्स किया था, 2013 से, वो भी क्या आधार था, आरटी एक्ट के हिसाब से नहीं था, लेकिन एक उनका अमाउंट फिक्स किया था। आज 13 साल हो गए, 2026 हो गया, उसमें एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं की। ठीक है, सरकार को चाहिए, हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, आपको बता, तो हमें कंप्लायंस करें। जब सरकारी स्कूल में 4,000-5,000 रुपये पर छात्र खर्चा आ रहा है, तो उतना खर्चा हमें दे, या हमारे स्कूल की जो सब स्कूलों की फीस होती है, तो क्या बच्चों को सरकार के जो स्कूल बच्चे पढ़ा भेज रही है, उन बच्चों की फीस सरकार को देना चाहिए।
जिस स्कूल की मान लीजिए फीस 2000 1500 रुपए, तो सरकार को उसको स्कूल को 1500 रुपए गरीब बच्चे की फीस स्कूल को देना चाहिए। किसी का 2500 रुपए है तो गरीब बच्चे की फीस सरकार को देना चाहिए। गरीबों की बच्चों की फीस का देने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, एक्ट के हिसाब से मॉरल भी। लेकिन सरकार अपना पक्ष नहीं करा रही। हम लोगों ने काफी कोशिश किया कि सरकार आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं सरकार आरटीए एक्ट को पालन करे और डिक्लेयर करे कि सरकारी परिधि छात्र कितना खर्च है, जिसके हाईकोर्ट के भी उसके आदेश हैं, और उसी के अनुसार सब बच्चों सभी स्कूलों को उसकी फीस के बराबर उसको डिसबर्स करे, डिसबर्समेंट उसके हिसाब से हो। क्या अपील करना चाहिए, कितने पैसे होना चाहिए? सरकार का जो खर्च आ रहा है लगभग 5000 है, सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए, इसको उनको गजट करना चाहिए। और हाईकोर्ट के आदेश है, हर और प्रदेशों में होता है, उनको 30 सितंबर से पहले गजट कर देना चाहिए कि पर पुपिल एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट स्कूल इज सो मच अमाउंट। वो बताए उसके आधार फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए उन्होंने 5000 बताया, एक बच्चे 5-6 हजार से कम सरकारी स्कूल में नहीं आता। अगर हमसे उनका टोटल हम बजट ले लें और नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो बहुत अमाउंट बनता है। उतना अमाउंट एक वो फिक्स कर दे तो हर स्कूल वाले खुशी खुशी एडमिशन ले रहे हैं, और उन गरीब बच्चों को जो बेमन से बच्चों को पढ़ाएंगे या उनको लगेगा उन बच्चों का बर्डन जो बच्चे 75% उनके ऊपर जाएगा, वो न जाके एक इक्वलिटी रहेगी, बच्चों को अच्छी बेहतर एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है। सरकार से इतना रिक्वेस्ट है उस एक्ट के हिसाब से डिक्लेयर कर दे, एक्ट के हिसाब से पेमेंट दे, सब स्कूल वाले अच्छे से पढ़ाएंगे। हम लोग एक बहुत अहम सवाल है, इस टाइम बच्चों की जो माइंड है वो कहीं ना कहीं कितनी दिक्कतों में है। छोटे छोटे बच्चों को टीचर डांटते हैं, कुछ करते हैं, कहीं कहीं फांसी लगा ले रहे हैं, कहीं खाने जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या वजह है इस तरह की, जो है उनके दिमागों में इस तरह की बातें बैठ रही हैं? इस तरह के ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? और सबसे ज्यादा तो है सोशल मीडिया दिक्कत कर रहा है, और पेरेंट जो घर का माहौल है। देखिए एजुकेशन बच्चों को अच्छा बनाना है तो उसमें 3 पक्ष हैं, एक पेरेंट और टीचर, स्कूल 2 लोग हैं। अगर स्कूल वाले अपना पूरा 100% देते, सब लेडी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही, माहौल दे रही, उनके पास 5-6 घंटे बच्चे रहते, स्कूल में 14 घंटे से 18 घंटे बच्चे घर में रहते, तो पेरेंट्स जब तक घर का माहौल नहीं हो, तो तनाव में हर समय मोबाइल लिए हुए, गुस्सा गर्मी माहौल है किस तरह का, तो बच्चों पर वही असर करेगा। उसी बच्चे को पेरेंट्स को बच्चों को समय नहीं दे रहे, उनके साथ खेलें, उनसे बात करें, तुमने स्कूल में क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या करे, कोई गेम्स खेलें, तो उसके लिए आजकल पेरेंट्स दोनों वर्किंग हो गए, टाइम नहीं दे रहे। उसी का नतीजा हो रहा है कि उनकी मेंटल स्थिति बच्चों की खराब हो रही है, और पेरेंट भी डिस्टर्ब, वो भी स्कूल वालों पे भी ब्लेम करने का, उन्होंने ब्लेम करने से बच्चा कभी सुधरेगा नहीं। हम लोग को उसको बहुत कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, स्कूल के साथ मिल के बच्चे के ऊपर जब काम करेंगे तभी बच्चे का भविष्य बनेगा और प्राइवेट स्कूल उस पर अच्छे से काम करता है। सर आज सीबीएसई के अपने इंट्रोडक्शन के साथ मैं सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन का महासचिव हूं, और मेरे बगल में इस संगठन के अध्यक्ष श्याम पचौरी जी बैठे हैं। विद्यालयों में आ रही समस्याएं, और आज आपके माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत सारे समस्याएं आप लोग देख रहे होंगे, तो उन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज विद्यालय प्रबंध के लोग लामबंद हुए हैं और अपनी समस्याओं पर डिस्कशन कर रहे हैं, और अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग बैठे हैं, और हम लोग ये आस तय करेंगे कि हमारी जो समस्याएं हैं उसको हम लोग अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचाएँ। एक पक्षी होकर ना कोई फैसले हों। विद्यालय संचालन भी एक बहुत बड़ा टास्क है, काम है, और हम लोग भी प्रदेश और देश के विकास में बाधक हैं, बाधक नहीं बन रहे हैं, हम साधक हैं। हम प्रदेश के और देश के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा रेशियो भी ज़्यादा है बच्चों के विकास में। चाहे आप किसी भी परीक्षाओं के रिजल्ट को आप देख रहे होंगे, सीबीएसई के रिजल्ट में आप देख रहे होंगे, तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के परसेंटेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल सरकारी स्कूल को बच्चे आ रहे हैं। तो हम सरकारी और प्राइवेट में ना फंस के देश के उत्थान के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए और अपने बच्चों के उत्थान के लिए काम करें। और ये जो कुछ अनवांछित तत्व लोग जो गलत बयानबाजी कर देते हैं, जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो जाता है, या कहीं जिले में कहीं किसी चीज़ों को लेकर माहौल खराब हो जाता है। ये प्रदेश बहुत ही इस समय स्थिर और सुचारू रूप से चल रहा है, तो इस माहौल को ना खराब करते हुए इस प्रदेश की उन्नति के लिए जो सरकार काम कर रही है, तो हम भी उसमें, हम लोग की भी योगदान हो, और हम लोग योगदान कर रहे हैं। आपके प्रदेश में बहुत सारे अच्छे स्कूल बने हुए हैं, जिनकी मेरिट भी देश के अंदर और दुनिया के अंदर बन रही है। तो ये समस्याएं मिलजुल कर हम लोग को तय करना है। तो आज ये हमारा एसोसिएशन बैठा है कि स्कूलों के अलग अलग जनपदों में जो समस्याएं आ रही हैं उनको आज हम लोग सुनेंगे और उस पर वार्ता करेंगे, और उसके समाधान के लिए
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सरकार के पास भी जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं विगत वर्षों में आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको उन्होंने संज्ञान में लेकर और बहुत सारी योजनाएं दी और उसको क्रियान्वयन किया और हम लोगों को मदद भी की। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि उनके तक अगर ये बातें पहुंचेंगी कि क्या समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पर वो समाधान करेंगे, क्योंकि पीछे भी वो करते आए हैं। देखिए समस्याएं बहुत सारी हैं, बसें रोड पे चल रही हैं तो निश्चित तौर पर बसें अगर चलेंगी तो टेक्निकल है, बस ड्राइवर चलाता है, अगर बस लड़ गई तो समस्या उत्पन्न हो जाती है, टीचर किसी बच्चे को मार दिया तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोनों पक्ष में हमको बात करनी है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसके समाधान क्या हैं, और अगर समस्याएं हैं तो उस पर एक हमारे लिए भी एक हमारा भी डिफेंस करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पक्षी केवल बात चलने लगे कि स्कूल ऐसा किया, स्कूल वैसा किया, स्कूल ऐसा किया। देखिए अब किताबें महंगी हो रही हैं, इस पर तो मैं एक बात ये कहूँगा कि अगर यहाँ हमारे जितने प्रबंधक साथी बैठे हैं आप जरा पता करिए, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये की किताब होगी बच्चे को, तो क्या बच्चे को 13 रुपये प्रतिदिन की किताब हम नहीं पढ़ा सकते, जो एक सिगरेट से भी सस्ती है, एक चाय से भी सस्ती है। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है बहस करने का कि एक सिगरेट पीने के लिए आप नहीं किसी दुकान पर जाके प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सिगरेट क्यों बिक रही है, जिससे कैंसर हो रहा है, हर तीसरा व्यक्ति देश का कैंसर से पीड़ित हो रहा है। और जो किताब पढ़कर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेगा, देश की सेनाओं में जाएगा, देश के लिए काम करेगा, तो क्या वो 13 रुपए की किताब पढ़ने का हकदार है कि नहीं है, ये आपको भी मैं प्रश्न देता हूँ। आपको पाठ्यक्रम भी हर साल बदल रहा है, जिसकी पाठ्यक्रम क्यों नहीं बदलेगा? आज देश AI की बात कर रहा है, आज हम स्पेस साइंस की बात कर रहे हैं, हम चांद और मंगल पर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे सिलेबस को परिवर्तन करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए, पूरे विश्व से कंपटीशन करने के लिए हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे बच्चों के लिए नए सिलेबस, AI और जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ हमको चलना पड़ेगा। सर एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये जो मसला है ये कहीं ना कहीं आगे चल के कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। अपना नाम बताएगा शुरुआत। नहीं, मैं श्याम पचौरी, अध्यक्ष CBSE स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन यूपी भारत। सही कहा है आपने, कहावत तो बहुत अच्छी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज के टाइम में, आज का जो परिवेश है, शिक्षा उसी तरह से चल रही है, खेल कूद भी उसमें शामिल है। खेल कूद से भी बच्चे आज के टाइम में बहुत कुछ सीखते हैं। और बच्चों की फिजिकल फिटनेस के लिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे शुरू घर में AC में हैं, पेरेंट्स आता है कि ट्रांसपोर्ट भी AC में ही जाए। मेरा बच्चे को आज जुकाम हो गया, अब स्कूल नहीं जाएगा। पहले भी स्कूल चलते थे, पहले भी सब लोग इसी से जाते थे। असेंबली में जरा सी देर खड़ा कर दिया, पेरेंट हंगामा कर देता है कि नहीं असेंबली में क्यों खड़ा कर दिया, मेरा बच्चा गिर गया। क्योंकि बच्चों को हम आज खुद ही उनको बेकार कर रहे हैं, उनको हर माहौल में नहीं रख रहे। तो इसलिए खेलना कूदना स्कूलों में और हर जगह बच्चों के लिए जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। सब इस तरह से देखा जा रहा है, चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अभी जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं, इससे नज़रअंदाज भी है, मगर इस तरह की जो घटनाएं हैं ये प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रही हैं। सरकारी स्कूल के किनारे क्यों सरकारी स्कूल के लोग जो है प्राइवेट की तरफ भाग रहे, वजह क्या है? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स में कुछ चीज़ें तो बेहतर हैं, इस चीज़ को आप मानते हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, टेक्नोलॉजीज़ के आधार पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाने का प्रयास किया जाता है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय आप देख लीजिए और एक हमारे प्राइवेट स्कूल का भी एक प्राथमिक विद्यालय देख लीजिए, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं वो सरकारी से मच बेटर है, जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फीस के मामले पे हम सरकारी फीस से कम ले रहे हैं, इसको भी आप जानिए। हमारी फीस सरकारी स्कूलों में जो खर्चा हो रहा है उससे कहीं कम है। उस कम फीस में भी हम सारी सुविधाएं प्रोवाइड करके बच्चों को अच्छी से अच्छी बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। नाकाम नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ इस बात को, नहीं। सरकार जो कर रही है, सरकार अपनी स्कूल्स को बेहतर भी कर रही है। आप देख रहे हैं आज के टाइम में आप किसी भी सरकारी स्कूल के सामने से गुजरिए, वहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए अच्छे झूले भी प्रोवाइड किए हैं। आप उनको जो डिजिटल क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड कर रही हैं। धीरे धीरे सरकार अपने स्कूलों को इम्प्रूवमेंट कर रही है,
बच्चे सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है, लेकिन प्राइवेट में ज्यादा बच्चे हैं क्योंकि 60% मैनेज कर रहा है। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को लेकर काफी परेशानियां होती है अभिभावकों को, ये बड़ी शिकायत है। इस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, आज आप लोग बैठे हैं, उस पर भी क्या मंथन करेंगे? तो कैसी समस्या है? हमारे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। तो आरटीई के बच्चे आते हैं, तो आरटीई के बच्चों का जो 25% हम लोगों को गवर्नमेंट ने किया है, वो आरटीई के बच्चों का हम एडमिशन लेते हैं। लेकिन आरटीई में जो बच्चे आते हैं वो आप लोग डिसाइड करिए वो बच्चे कौन से आते हैं, ये नहीं डिसाइड होता है। ये बस वहां जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, बीएससी वहां से अलॉट कर देते हैं, स्कूल में आ जाते हैं। अगर उनकी स्थिति देखी जाए, जो आरटीई एक्ट कहता है कि 1 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए, पूरे परिवार की जो आय 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं कि जो बच्चा आ रहा है वो स्कॉर्पियो से छोड़ने आ रहा है या उनके घर बहुत अच्छे बने हुए। हम चाहते हैं कि आरटीई के बच्चों को हम पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं, उनको जो और बच्चे पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा सुविधा दे के पढ़ाएं, लेकिन वो एलिजिबल कैंडिडेट आए, ना कि ऐसा आए जो कि खुद सक्षम है लेकिन वो आरटीई में एडमिशन करा के लेके आ रहे हैं। उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो जाता है जो स्कॉर्पियो से आते हैं, लेकिन जो साइकिल से आते हैं उनका नहीं होता है, क्योंकि वो वहां तक वही बात हम भी कह रहे हैं, वही चीज तो हम भी कह रहे हैं कि जो आरटीई के लिए एलिजिबल है, जिसको आरटीई मिलना चाहिए, उसको आरटीई नहीं मिल रहा है।